Hello students, today I will discuss about the complex number and quadratic equation। तो मैं स्टार्ट करते हैं इसके कुछ जो टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर हैं वो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली जेड से डिनोट करते हैं और जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी होता है। तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी में जो ए है दिस इज रियल पार्ट and B is imaginary part। और इसमें जो आयोटा लिखा हुआ है दिस आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। तो कभी भी अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब वो नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और इसको अगर हम स्क्वायर करें तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसी तरह से अगर आयोटा क्यूब निकालना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू आयोटा, दिस बिकम्स माइनस आयोटा। फिर अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा आयोटा टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1। आयोटा टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो जब भी हम कुछ एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे वहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन आयोटा के फॉर्म में होंगी, कहीं हो सकता है आयोटा स्क्वायर आए, कहीं आयोटा क्यूब आए, कहीं आयोटा टू द पावर 4 भी आपको मिलेगा। तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं और ये होता है ए प्लस आयोटा बी। इसमें आपका कुछ रियल पार्ट भी है और कुछ इमेजिनरी पार्ट भी है। तो जब भी आप इमेजिनरी पार्ट की बात करोगे तो हमेशा इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ ही आएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट बनता ही तभी है जब आयोटा होता है। आयोटा का मतलब अंडर रूट -1। जब तक अंडर रूट के अंदर -1 नहीं होगा तब तक इमेजिनरी पार्ट नहीं हो सकता। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि इमेजिनरी पार्ट ना हो और केवल रियल पार्ट हो और आप उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 हो सकता है बट इमेजिनरी पार्ट का होना जरूरी है। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बन सकता, वो फिर रियल नंबर हो जाएगा। चलिए, अगर हम इस जेड का मॉड निकालें तो मॉड की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। मॉड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अगर आप इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहते हो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अगर हम ए माइनस आयोटा बी लिख दें तो हम इसको कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कवर कर दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस कैसे निकालते हो और कॉन्जुगेट नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो एक कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड बार से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू a माइनस आयोटा b। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, मॉडुलस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा मान लो z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके अगर हम इनका मॉडुलस निकालते हैं तो कह रहा है इसकी वैल्यू जो है हमेशा छोटी होगी या इक्वल होगी अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के समेशन के। अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के समेशन के हमेशा इसकी वैल्यू छोटी मिलेगी आपको। उसके बाद अगर हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करके अगर उसका कॉन्जुगेट निकालें तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होगी अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के समेशन के। अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के समेशन के इक्वल होगी वैल्यू। तो ये तो थी एडिशन की प्रॉपर्टी मॉडुलस पे। मॉडुलस और कॉन्जुगेट दोनों बता दिया मैंने। फिर हम सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका हम सब्सट्रैक्शन करके अगर उनका मॉडुलस निकालें तो कह रहा है इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी दोनों नंबर के अलग अलग मॉडुलस के सब्सट्रैक्शन के। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग मॉडुलस के सब्सट्रैक्शन से हमेशा ये वैल्यू बड़ी होगी। अब अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्सट्रैक्शन का कॉन्जुगेट निकालें तो इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के सब्सट्रैक्शन के, या डिफरेंस के बोल सकते हो। अब ये तो था हमारा सब्सट्रैक्शन की केस। पहले हमने एडिशन पे डिस्कस किया, फिर सब्सट्रैक्शन। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट में क्या होगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका हमने मॉडुलस निकाला, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनके प्रोडक्ट का हमने मॉडुलस निकाला।
और उसके बाद हमने दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का प्रोडक्ट किया तो कर रहा है दोनों वैल्यू सेम आएगी, ये प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने मल्टीप्लाई करके उनका कॉन्जुगेट निकाला तो कर रहा है इसकी वैल्यू भी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो ये तो था आपका प्रॉपर्टी ऑन प्रोडक्ट। नाउ दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे हमारे पास Z1 और Z2 और इनको हमने डिवाइड किया और इसका हमने मॉडुलस निकाला और हमने अलग अलग उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल के डिवाइड किया तो कह रहा है दोनों वैल्यू सेम होगी। तो ये था आपका डिवीजन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्जुगेट की। तो एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। तो Z1 को Z2 से डिवाइड करने के बाद हमने इसका कॉन्जुगेट निकाला और अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के डिवाइड किया तो कह रहा है ये भी वैल्यू सेम आएगी। इसके बाद अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z है अगर उसका कॉन्जुगेट उस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कह रहा है इसकी वैल्यू वही आएगी जो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर की आती है, मतलब दोनों सेम होंगे। इसके बाद अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मॉडुलस निकाला और सेम कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकाला तो प्रॉपर्टी कहती है कि दोनों वैल्यू सेम आएगी। तो ये तो मॉडुलस पे बेस्ड एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सारी केसेस थी। ये सारी प्रॉपर्टी लगभग मैंने कवर कर दी है जो बोर्ड्स में मतलब यूज होती है। अब इस पे हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन बना रखा है। कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब ये वही कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला प्लेन जिसमें ये नंबर सारे जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे 2, 3, 3, -1, -1, -2, -2, जितने भी मैंने पॉइंट्स लिए हैं ABCD ये सारे जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस प्लेन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसका एक दूसरा नाम भी है ऑर्गेन प्लेन भी बोलते हैं, ऑर्गेन प्लेन भी बोलते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स प्लेन इज आल्सो कॉल्ड ऑर्गेन प्लेन। इसके बाद हम बात करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। मतलब जो हमने Z = a + iota b लिखा है इसको हम पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और पोलर फॉर्म में लिखते कैसे हैं। तो देखिए पहली बात तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है और पोलर फॉर्म लिखते कैसे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आर्गुमेंट की। तो देखिए पोलर फॉर्म लिखते हैं हम Z = r cos θ + r iota sin θ। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है वो लिखा है Z = a + iota b और जब हम पोलर फॉर्म लिख रहे हैं तो पोलर फॉर्म को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं Z = r cos θ + iota sin θ। Z = r cos θ + iota sin θ मींस अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पे A = r cos θ और B = r sin θ। A = r cos θ एंड B = r sin θ, जिसमें जो r है दिस इज कॉल्ड मॉडुलस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z। और ये जो थीटा है इसी थीटा को हम बोलते हैं आर्गुमेंट। यही थीटा होता है आर्गुमेंट। अब इसको रिप्रेजेंट देखो कैसे करते हैं। ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और एक Ez आपका डिनोट कर रहा है पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो थीटा एंगल पे हमने डिनोट किया हुआ है और r की जो वैल्यू है वो मॉड z के इक्वल होती है और ये थीटा जो है पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल बना हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि जो r है वो मॉडुलस है, मॉड ऑफ z के इक्वल होगा और थीटा जो है आर्गुमेंट है जो ये वाली लाइन x एक्सिस के साथ बना रही है। तो अब ये आर्गुमेंट अगर आपको निकालना है तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा। तो यहाँ से आप आर्गुमेंट ऑफ z निकाल सकते हो। ये मान लो अगर इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो। इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा r sin θ डिवाइडेड बाय r cos θ दैट इज इक्वल टू b/a। r और r कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा tan θ इज इक्वल टू b/a और यहाँ से आप बोल सकते हो θ इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a।
तो इस तरह से आप आर्गुमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब आर्गुमेंट निकालते कैसे हैं ये भी मैं एक बार थोड़ा डिस्कस करता हूं। तो देखिए एक्चुअली जो अभी हमने पोलर फॉर्म में इक्वेशन लिखी z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसमें साइन भी है और कॉस भी है, तो थीटा तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो दोनों के लिए कॉमन, साइन और कॉस दोनों के लिए कॉमन थीटा होना चाहिए, वही यहाँ पे आर्गुमेंट लिया जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है वो होता है थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा दैट इज थीटा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होता है माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होता है माइनस थीटा। तो ये आपको याद रहना चाहिए, थीटा पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई एंड माइनस थीटा। वैसे तो अगर याद नहीं होगा तभी आप निकाल सकते हो, बट फिर आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन और कॉस दोनों, मतलब साइन और कॉस दोनों की वैल्यू आपको चेक करनी पड़ेगी, कौन सा क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें साइन और कॉस कॉमन मिलेंगे। बाकी अगर आपको ये चीज याद है तो आप थोड़ा इजीली निकाल सकते हो, तो हम इसकी एक्सरसाइज में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद एक टॉपिक और रहता है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको सबको पता है 9th से आप लोग पढ़ रहे हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लिखते हैं, और जिसमें a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, इसके बाद एक क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी, केवल लीनियर फॉर्म ही बचेगा। तो क्वाड्रेटिक के लिए सबसे मस्त कंडीशन क्या है कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब नेचुरल सी बात है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा निकालने के लिए आप सबको पता है कि अल्फा और बीटा का निकालना है तो फॉर्मूला है -b ± √b² - 4ac/2a। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, और या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोला जाता है। इसमें ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है b² - 4ac, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आप बोलते हो रियल एंड डिफरेंट रूट, रियल एंड डिफरेंट रूट। जब इसकी वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती है तो आप बोलते हो रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। लेकिन जब b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो आप बोलते हो इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट। तो इमेजिनरी रूट कब आता है? इमेजिनरी रूट तब आता है जब b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो जाती है। 0 से छोटी होने का मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब अंडर रूट के अंदर, ये देखिए इस फॉर्मूले के अंदर ये वाली जो वैल्यू है वो अंडर रूट के अंदर है। तो अंडर रूट के अंदर अगर कभी भी माइनस आता है इसका मतलब रूट आपका इमेजिनरी होगा। तो उस केस में यहाँ से माइनस कॉमन लेके अंडर रूट -1 को हम अलग से आयोटा लिख देते हैं। तो उस केस में क्या बनेगा, ये मैं एक मिनट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो रूट आपका निकलेगा अल्फा और बीटा, ये आएगा -b ± अंडर रूट। अब देखो यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हो आप तो ये बन जाएगा 4ac - b², और यहाँ पे आयोटा बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर आपने माइनस कॉमन लिया है तो अंडर रूट -1 कॉमन हो गया, तो उसको हम आयोटा लिख सकते हैं, और ये अपॉन 2a। तो ये रूट से बाहर है आयोटा, ये फार्मूला बन गया -b ± अंडर रूट 4ac - b² इंटू आयोटा अपॉन 2a। तो ये रूट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक चीज़ें कर ली, और इसी पे बेस्ड आपकी पूरी एक्सरसाइज पूरा चैप्टर है। तो आगे हम फर्दर प्रोसीड जब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में तो मैं बताऊंगा कि मॉडुलस कैसे निकालोगे, कॉन्जुगेट कैसे बताओगे, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज कैसे यूज करोगे, पोलर फॉर्म कैसे लिखोगे, आर्गुमेंट कैसे बताओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की केसेस जैसे रूट्स निकालने हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर मैं लेके आऊँगा एक्सरसाइज पे।
थैंक यू सो मच।